और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से बड़े मिशन पर निकलने वाले हैं और यह वो मिशन है जिसमें भारत बड़े बड़े कूटनीतिक धमाके करने वाला है। 2 और 3 जुलाई को पीएम मोदी अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर रहने वाले हैं। 3 और 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो देश का दौरा करेंगे। 4 और 5 जुलाई को पीएम मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर रहेंगे और फिर 5 से 8 जुलाई के बीच पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 9 जुलाई को पीएम मोदी अफ्रीकी देश नामीबिया जाएंगे। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि ये तो छोटे छोटे टाइप के देश हैं यार, ये क्या ही कर देंगे, लेकिन यही खेल तो मैं आज आपको पाठशाला में समझाऊंगा। एक साथ इतने देशों का दौरा 11 साल में पीएम मोदी ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन इस बार जिस तरह के चैलेंज नरेंद्र मोदी के लिए खड़े हैं, भारत के लिए खड़े हैं, उनमें इस बड़े विदेश दौरे की बहुत बड़ी अहमियत है बॉस। सबसे पहले पीएम मोदी अफ्रीकी देश घाना जाने वाले हैं। अब एक एक दौरे को समझिए कि वहां क्या क्या स्ट्रैटेजी के लिहाज से इंपॉर्टेंस रखता है यह दौरा। तो सबसे पहले घाना जाएंगे। 3 दशक के बाद कोई भारतीय पीएम घाना जा रहा है। पीएम मोदी घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। घाना में मौजूद 15,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। भारत और घाना के बीच 70 साल पुरानी दोस्ती है। भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। घाना दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर देश है, यह याद रखिए। घाना अपना 70% गोल्ड भारत में भेजता है। भारत पहले से ही घाना में हेल्थ, आईटी और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। घाना अफ्रीका में वैक्सीन का हब बनना चाहता है, इसमें भारत उसकी मदद कर रहा है। पीएम मोदी की यह वैक्सीन डिप्लोमेसी अफ्रीका में भारत की स्थिति को बहुत मजबूत कर रही है। पीएम मोदी के दौरे पर भारत और घाना के बीच डिफेंस पार्टनरशिप पर भी एक अहम मुद्दा जो है वो देखने को मिलेगा। यानी गोल्ड के लिए जाना जाने वाला घाना, जहां से बहुत बड़ी तादाद में सोना निकलता है, वहां नरेंद्र मोदी जाएंगे तो कुछ लोगों का सोना दूभर हो जाएगा। नींद वाला सोना, गोल्ड वाला नहीं। पीएम मोदी की इस अफ्रीकी देश की यात्रा को चीन के काउंटर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चीन लगातार अफ्रीकी देशों पर अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। अफ्रीकी देशों में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है, तो उसकी काट के तौर पर भी इस दौरे को देखा जा रहा है। घाना के बाद पीएम मोदी कैरिबियन देश त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि वर्तमान में यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भारतीय मूल के, दोनों महिलाएं हैं और पेशे से वकील हैं। दोनों नेताओं को अपनी भारतीय जड़ों और विरासत पर गर्व है। वो खुद को भारत की बेटियां बताती हैं। पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के न्योते पर वहां जा रहे हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब वहां भारतीय प्रवासियों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। साल 1999 के बाद यह किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी। त्रिनिदाद और टोबैगो में 40 से 45% भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इस देश की 1/4 आबादी हिंदू है। यहां बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। पिछले साल ही पीएम मोदी ने कैरेबियाई देश गुयाना का भी दौरा किया था और अब वो इस रीजन में फिर से जा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान पीएम मोदी यहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले यहां की संसद में रखी एक कुर्सी की भी बहुत चर्चा हो रही। खास बात यह है कि किसी दूसरे देश की संसद में रखी इस कुर्सी पर इंडिया लिखा हुआ है बॉस। इस कुर्सी पर लिखा है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू पीपल ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में स्पीकर की एक कुर्सी साल 1968 में भारत ने गिफ्ट की थी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं को दर्शाता है। और यह कुर्सी आज भी वहां की संसद में इस्तेमाल होती है। आज भी वहां के स्पीकर इसी कुर्सी पर बैठते हैं और शायद पीएम मोदी भी इस कुर्सी के पास खड़े होकर संसद को संबोधित करेंगे। घाना और त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा के बाद पीएम मोदी दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना जाने वाले हैं। यह वो देश है जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है। बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व है यहां पर, और जिस तरह से भारत अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए नए नए पार्टनर खोज रहा है, उसे देखते हुए अर्जेंटीना एक अहम देश है।
अर्जेंटीना में क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कॉपर और बाकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भी भंडार है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको एक पूरा चैप्टर बताया था कि कैसे चीन इस पर अपना एकाधिकार जमाता और भारत तेजी से चीन का विकल्प तलाश रहा है, क्योंकि भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती हैं उनमें जो बैटरी इस्तेमाल होती है, दूसरी चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनमें रेयर अर्थ का बड़ा इस्तेमाल होता है। और चीन दुनिया को जो है ना फंसा के रखे हुए क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ है। तो नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना की यात्रा इस मामले में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वहां पर भी रेयर अर्थ का भंडार है। आपको यह भी बता दूं कि अर्जेंटीना वो देश है जिसने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का खुलकर साथ दिया था। मैंने कहा ना, देखने में ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन भारत की कूटनीति के लिहाज से बड़े प्लेयर साबित होंगे। अर्जेंटीना के बाद पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ब्राजील जाने वाले हैं। इस साल ब्राजील ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन के इतर ब्राजील के राष्ट्रपति पीएम मोदी को स्टेट डिनर भी देंगे। डिप्लोमेसी में स्टेट डिनर का बड़ा खास महत्व होता है। किसी देश के प्रति मजबूत पार्टनरशिप को दर्शाने के लिए उस देश के नेता को स्टेट डिनर दिया जाता है। और मैं स्टेट डिनर की बात कर रहा हूं, वो भिखारी पाकिस्तान के मुनीर को बुलाकर जैसे ट्रंप ने खाना खिलाया और ऑर्डर दे दिया अपना, उसको स्टेट डिनर नहीं कहते, या स्टेट लंच नहीं कहते हैं, कि उसके बाद कोई फोटो भी नहीं हुआ, कोई बाइट नहीं आई, कुछ नहीं आए, कमरे में बैठा के ऑर्डर दिए, कुछ रूखा सूखा फेंक दिए सामने के, खाओ निकलो निकलो यहां से, उसको नहीं। ये होता है स्टेट डिनर जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलेगा। पीएम मोदी को स्टेट डिनर दिए जाने की खबर से ही चीन इतना चिढ़ गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल न होने की उनकी खबरें चलने लगी, जबकि पिछले 10-12 साल से शी जिनपिंग लगातार ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन चीन को लगा कि सारी लाइमलाइट तो पीएम मोदी को मिल जाएगी, भारत को मिल जाएगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन्हीं सबसे चिढ़कर शायद जिनपिंग ने ब्रिक्स का दौरा कैंसिल कर दिया। अब क्या है वो ही जाने, लेकिन ऊपर ऊपर खबरें तो यही चल रही कि चीन चिढ़ा बैठा है। आप यह भी देखिए कि ब्रिक्स जैसे ग्लोबल मंच से कैसे पीएम मोदी पाकिस्तान और चीन दोनों को झटका देंगे। ऐसी खबरें हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में पहलगाम हमले पर स्ट्रांग स्टेटमेंट जारी हो सकता है। इसके अलावा भारत की उम्मीद के मुताबिक आतंकवाद पर भी कड़ा स्टैंड लिया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि के मुताबिक ब्रिक्स नेताओं के घोषणा पत्र में आतंकवाद के संबंध में जो बातें कही जाएंगी वे हमारे लिए संतोषजनक होंगी। दम्मू रवि ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी समूह के साथ भारत की एकजुटता की अभिव्यक्ति होगी। यह उनके लिए ग्लोबल साउथ के नेताओं से जुड़ने का एक बड़ा मौका होगा। ब्रिक्स देश दुनिया की 50% आबादी और 40% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत की तरफ से संकेत दिया गया है कि ब्रिक्स में नेशनल करेंसी से व्यापारिक लेन देन के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। पिछले साल ब्रिक्स सम्मेलन में डी डॉलराइजेशन पर जोर दिया गया था। ब्रिक्स के देश डॉलर को छोड़कर अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने पर जोर दे रहे थे। इसमें यह भी चर्चा उठी थी कि ब्रिक्स के देश आपस में एक ब्रिक्स करेंसी क्रिएट कर लें और उसमें व्यापार शुरू कर दें। लेकिन ब्रिक्स देशों के इस प्लान पर ट्रंप भड़क गए थे, क्योंकि ट्रंप या कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डॉलर का दबदबा कम होते नहीं देखना चाहते। लेकिन इस बार फिर से ब्रिक्स में डॉलर के विकल्प पर चर्चा होती है तो ट्रंप को बहुत मिर्ची लगेगी। हालांकि ट्रंप का डॉलर जो है वो धड़ाधड़ गिरे जा रहा है। जितना पाकिस्तान गिर गया है 47 में अलग होने के बनने के बाद से, उससे भी तेजी रफ्तार से डॉलर गिर रहा है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए तो ब्राजील जा ही रहे हैं। उनके इस दौरे पर ब्राजील के साथ ऐसी बड़ी डील हो सकती है जो दुनिया में भारत के हथियारों का डंका पीटेगी। इस डील को देखकर चीन और तनाव में आएगा। ऐसी खबरें हैं कि ब्राजील भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और गरुड़ आर्टिलरी गन जैसे हथियार खरीदना चाहता है। भारतीय हथियारों में ब्राजील की दिलचस्पी से चीन परेशान हो सकता है, क्योंकि चीन खुद को हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर मानता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारत के हथियारों की ज्यादा चर्चा हो रही है। यह अलग बात है कि हमारे यहां राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम का इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि राफेल गिरा कि नहीं, ये बताइए। लेकिन दुनिया का इंटरेस्ट इस बात में है कि यार भारत ने गजब कर दिया यार, कोई ड्रोने नहीं गिरने दिया, सब ऊपरे फोड़ दिया। लाओ यार आकाश हमको भी दो, लाओ यार हमको ये गरुड़ भी दो। दुनिया में तो भारत का डंका बज रहा है। दूसरी बात, भारत, ब्राजील और चीन सब ब्रिक्स का हिस्सा है। अगर ब्राजील और भारत के बीच डिफेंस डील होगी तो इससे ब्रिक्स में चीन का दबदबा कम होगा। पीएम मोदी अपने इस विदेश दौरे में नामीबिया भी जाने वाले हैं। अभी उसके बारे में तो बताया ही नहीं। नामीबिया अफ्रीका का वो देश है जिसके पास बड़े खनिज भंडार हैं। नामीबिया से डायमंड, क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम निकलते हैं। भारत की नामीबिया के साथ डायमंड ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम सप्लाई पर बात हो सकती है।
नामीबिया में दुनिया का सबसे ज्यादा मरीन डायमंड है, जो डायमंड भारत में लंदन और दूसरे शहरों के जरिए आता है। लेकिन भारत अब नामीबिया से सीधे डायमंड ट्रेड की बात कर रहा है। नामीबिया में भारत की कई डायमंड प्रोसेसिंग कंपनियां भी काम करती हैं। भारत ने नामीबिया के माइनिंग डायमंड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़ा निवेश भी कर रखा है। नामीबिया में रेयर अर्थ मेटल्स का भी बड़ा भंडार है, जो भारत के काम आ सकता है। नामीबिया के पास यूरेनियम का भी बड़ा भंडार है, जो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में काम आएगा। नामीबिया में 27 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री जा रहा है। नामीबिया में पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। और इसलिए मैंने आपको कहा कि 11 साल में पीएम मोदी ने इतनी लंबी यात्रा, विदेश यात्रा नहीं की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस यात्रा के बड़े मायने हैं। जो चीन रेयर अर्थ पकड़े बैठा है, उसको मैसेज देने के लिए भी इस यात्रा के बड़े मायने हैं। नामीबिया वो देश है जहां से पीएम मोदी भारत के लिए चीता लेकर आए थे। 2022 में 8 चीते नामीबिया से ही भारत आए थे, जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। जब से नामीबिया के चीते आए हैं, तब से कूनो नेशनल पार्क में टूरिस्ट की संख्या बढ़ गई। अब तक नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते भारत ला चुका है और भारत में चीते खत्म हो गए थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने यह नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। एक तरफ नरेंद्र मोदी की यह कूटनीति चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को कूटने की भी नीति चल रही है। जिस तरह से पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है, जिस तरह से असीम मुनीर अपने आतंकवादियों को उकसा रहा है और फिर से टेरर कैंप खड़ा कर रहा है, उससे अगर कभी भी नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दें या उसका मौका मिल जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को घुसकर ठोकेंगे तो फिर असीम मुनीर ना हाफिज सईद को बचा पाएगा, ना मसूद अजहर को बचा पाएगा। पिछली बार हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों को असीम मुनीर ने अंडरग्राउंड कर दिया था, बंकर में कहा गया कि छुपा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बार अंकर बंकर के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। मोदी इस बार अंकर बंकर सब फाड़ देंगे बॉस, क्योंकि वो ऐसा बम बनवा रहे हैं जिसमें बंकर को चीर कर हाफिज सईद और मसूद अजहर तक पहुंचने की काबिलियत होगी। ऐसी खबरें हैं कि भारत अपना बंकर बस्टर बम बना रहा है। यह वही बंकर बस्टर बम है जिसे ईरान पर दागकर अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीटा था, जिस बम ने ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को फोड़ दिया था। अब भारत भी ऐसे बंकर बस्टर बम बनाने में लगा है, लेकिन यह भारत का बंकर बस्टर बम अमेरिका के बंकर बस्टर बम की तुलना में कम नहीं होगा, बल्कि उसे बराबरी की टक्कर देगा। और कई मायनों में तो यह अमेरिका के बंकर बस्टर बम से भी ज्यादा घातक होगा। भारत बंकर बस्टर बम बनाने के लिए अपनी सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को मॉडिफाई कर रहा है। अग्नि 5 मिसाइल से ही 7,500 किलोग्राम के विशाल बंकर बस्टर वॉरहेड को दागा जाएगा, यानी इसे दागने के लिए B-2 बॉम्बर जैसे शक्तिशाली जेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम खर्चे में भारत एक ताकतवर बम बना रहा है। भारत के बंकर बस्टर बम को अग्नि 5 मिसाइल से ही दाग दिया जाएगा। आमतौर पर अग्नि 5 मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करती है, इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर होती है, लेकिन भारी भरकम बंकर बस्टर बम को दागने से इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर होगी। लेकिन 2,500 में तो हम पाकिस्तान को फोड़ देंगे। इसे अग्नि 5 मिसाइल से दागा जाएगा तो इसकी सटीकता और भी बढ़ जाएगी। यानी जिस बंकर बस्टर बम को गिराने के लिए अमेरिका को एक बड़ा तूफानी प्लेन भेजना पड़ा, 37 घंटे उड़ा, आया गया, इतना किया, तब जाके बंकर बस्टर बम गिरा। भारत इतना नहीं करेगा, कम पैसे में जाके फोड़ देगा बंकर बस्टर। यहां से अग्नि 5 उड़ा, उधर फोड़ा, कोई अंकर बंकर नहीं, फोड़ो सबको। भारत के इस बंकर बस्टर बम से जमीन के 100 मीटर नीचे बने दुश्मन के ठिकाने भी ध्वस्त होंगे। यानी अब हाफिज और मसूद जैसे आतंकी बंकर में भी छिपे तो बच नहीं पाएंगे। बंकर बस्टर बम अमेरिका के पास भी है, चीन के पास भी है, लेकिन भारत जो बंकर बस्टर बम बना रहा है वो कैसे अमेरिका और चीन के बंकर बस्टर बम से अलग है, वो बताता हूं। अगर एक्सप्लोजिव ले जाने की क्षमता देखें तो भारत अग्नि 5 मिसाइल से 7,500 किलोग्राम एक्सप्लोजिव दाग सकता है। अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम 13,600 किलोग्राम एक्सप्लोजिव से लैस होता है। चीन का DF-15C बंकर बस्टर बम 500 से 750 किलोग्राम एक्सप्लोजिव ही ले जा सकता है। जमीन के कितने अंदर जाकर टारगेट को भेज सकता है, अगर इसकी तुलना देखें तो भारत के बंकर बस्टर बम 80 से 100 मीटर जमीन के अंदर टारगेट को भेज सकते हैं। अमेरिका का बंकर बस्टर बम 60 मीटर तक टारगेट को भेज सकता है और चीन का करीब 20 मीटर। हथियारों के मामले में अगर आप मारक क्षमता देखें तो भारत 2,500 किलोमीटर, पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। अमेरिका का बॉम्बर विमान पर निर्भर रहना, जहां मारना है वहां उड़ाकर ले जाना, यह उसकी कमी है।
चीन 700 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। यानी रेंज के मामले में भी भारत का बंकर बस्टर बम बहुत आगे है। यानी भारत कम खर्चे में, कम झंझट में ऐसा बम बना रहा है जो अमेरिका और चीन के बंकर बस्टर बम का बाप साबित होगा। इतना ही नहीं, आज ही भारतीय नेवी के बेड़े में ऐसा ताकतवर युद्धपोत भी शामिल हुआ है जो पानी में दुश्मन को पानी पिला देगा। आज भारतीय नौसेना को सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल मिल गया है। रूस से मिला यह युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है जो समुद्र और जमीन दोनों में सटीक निशाना लगा सकता है। इसके अलावा इसमें भारी टॉर्पीडो, आधुनिक रडार, 100 mm की आधुनिक गन और एंटी सबमरीन रॉकेट भी लगे हुए हैं। यह युद्धपोत नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है। इस युद्धपोत में 33% स्वदेशी उपकरणों का भी उपयोग किया गया है। INS तमाल, या कहिए कि बहुत कमाल, यह वेस्टर्न नेवी कमांड में तैनात किया जाएगा जिससे अरब सागर और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के नजदीक भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत हो। तमाल नाम देवताओं के राजा इंद्र की युद्ध में इस्तेमाल होने वाली पौराणिक तलवार से प्रेरित। तो यानी पाकिस्तान को एक और मैसेज है कि इस बार नेवी मारेगी और तमाल मारेगा तो इतना मारेगा कि कमाल होगा। भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है, नई नई डिफेंस डील कर रहा है, सेना की जरूरतों के मुताबिक हथियारों की खरीद को जल्द से जल्द निपटा रहा है। अब खबर है कि मोदी सरकार जल्दी ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग डिफेंस डील को मंजूरी देने वाली है। इसमें स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 3 नई रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी मिल सकती है। इसमें वायुसेना के लिए 3 जासूसी विमान खरीद का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी है। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को रोकने के लिए खास माइंस की खरीद का भी प्रस्ताव है। यानी अगर आपको लग रहा है कि भारत बहुत मजबूत है, तो मजबूत तो है ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी इतनी मजबूती पर रुक नहीं रहे हैं। कह रहे हैं और मजबूत करो, और मजबूत करो। दुनिया में भारत की सेना का डंका तो बजता ही है, भारत के हथियारों का डंका तो बज ही रहा है, भारत की ताकत का डंका बजते रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के डिफेंस को मजबूत करने में जुटे हैं, बल्कि भारत की इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट देने में लगे। आज भारत में जीएसटी लागू होने के 8 साल पूरे हो गए और जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया। वित्तीय वर्ष 2025 में जीएसटी से कुल 22,08,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024 के 20,18,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 9.5% ज्यादा है। यह पिछले 8 साल में अब तक का सबसे ज्यादा सालाना जीएसटी कलेक्शन है बॉस। यानी भारत के खजाने में पैसा छप्पर फाड़ के आए जा रहा है। भाई लोग कमा रहे हैं तो टैक्स भर रहे हैं, दुनिया सोच रही है कि इकोनॉमी कैसे चलाना है। भारत में देखिए क्या हो रहा है। और सिर्फ जीएसटी कलेक्शन नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर भारत की इकोनॉमी लंबी छलांग मार रही है। अभी कल ही आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था ग्लोबल ग्रोथ की अहम वजह बनी हुई है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि भारत ने मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और सोच समझकर तैयार पॉलिसीज को जमीन पर उतार दिया है। यानी भारत की पॉलिसी की नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल में भारत की इकोनॉमी की नींव मजबूत की है, उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है बॉस। हर जगह कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी बॉस रोकने वाली नहीं है। आज ही ग्लोबल फाइनेंशियल थिंक टैंक मॉर्गन स्टैनली ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती